140 करोड़ देशवासियों के लिए कल एक बजट पेश किया गया। यह बजट टेक्निकली तो सरकार का बजट है, लेकिन इससे सीधे तौर पर हर हिंदुस्तानी प्रभावित होता है। इस बजट को लेकर अब हर तरफ चर्चा ये चल रही है। हर किसी की चर्चा का चरित्र अलग है। मतलब किसान बजट में अपना हिस्सा ढूंढ रहे हैं, गरीब अपना, सैलरी क्लास अपने हक की बात कर रहा है, तो बिजनेसमैन अपने हिस्से पर नजर रखे हुए नजर आता है। यानी कि इस बजट को हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से देख लिया है। आप भी इसे किसी भी नजर से देख सकते हैं। यानी कि आपको इसमें अच्छाइयां भी मिल सकती हैं और खामियां भी मिल सकती हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि बजट पर चर्चा करते समय राजनीतिक कुंजी का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बजट को समझने के लिए राजनीतिक कुंजी का सहारा लेंगे तो आपको कुछ डिफॉल्ट खामियां दिखेंगी ही दिखेंगी। और इसको समझने के लिए आप साल 1989 में छपे हुए एक कैरिकेचर को देखिए। ये जो कैरिकेचर है, इसे मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण जी ने बनाया था। ये 15 मार्च साल 1989 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में प्रकाशित हुआ था। और इसमें एक पत्रकार बजट के बाद एक नेता से बात करता हुआ नजर आता है, जिसमें नेता कहता है कि आप मेरा रिएक्शन जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने अभी तक बजट को पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये गरीबों को और गरीब करने वाला बजट है, जो सैलरी क्लास को सीधे हिट करता है, और ये अमीरों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। और ये बात आपको आज भी कुछ जानी पहचानी सी, कुछ सुनी सुनाई सी नजर आने लगी होगी। यानी कि बजट पर नेताओं के डिफॉल्ट रिएक्शन आज तक वही हैं जो 1989 में उस कैरिकेचर में दिखाए गए, और इसमें बदलाव कुछ नहीं है। 1989 से हम 2024 में आ चुके हैं, लेकिन इन रिएक्शंस में बदलाव कोई नहीं है। हां, विपक्ष के बजट वाले विरोध में एक नई लाइन जरूर जुड़ गई है, जो कि आज संसद में चर्चा का, माफ कीजिएगा, हंगामे का एजेंडा रहा। कल सदन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो आज विपक्ष ने हंगामा पेश कर दिया। बजट सत्र पर चर्चा एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई, जहां पर विपक्ष ने बजट पर भेदभावपूर्ण यानी कि बायस्ड होने का आरोप लगा दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पेश किए गए बजट की निंदा की, और निंदा करते हुए कहा कि इस बजट से 2 की थाली में तो पकौड़ा आ गया, लेकिन बाकी की थाली है खाली। यानी कि उनके कहने का भावार्थ ये था कि बिहार और आंध्र प्रदेश को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन बाकी राज्य ठन ठन गोपाल, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने ओडिशा से लेकर दिल्ली तक के नाम भी गिना दिए, और यह भी कहा कि हमको तो उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा हमें ही मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं मिला। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला, और सबके थाली खाली, और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। तो इसका तो हम कंडेम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ही इस बार नरेंद्र मोदी की बहुमत की सरकार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यही कारण है कि जितना बाकियों को नहीं मिला, उससे ज्यादा आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट में अब की बार है। कारण 48,21,000 करोड़ रुपए के मोदी सरकार के 3.0 बजट के में अकेले अगर आप बिहार और आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात विकास के नाम पर दे दी गई।
और इसमें बिहार को 58,900 करोड़ रुपए तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए विकास परियोजनाओं के लिए देने का ऐलान हुआ है। अब विपक्ष के नेता बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खुले हुए केंद्र के बटुए को लेकर चौंक रहे हैं। शायद वो पहले चौकन्ने नहीं थे, क्योंकि अगर चौकन्ने रहते तो 4 जून को नतीजों के बाद एनडीए की पहली बैठक में ही नीतीश कुमार के बयानों पर गौर करते। तब नीतीश कुमार ने यह कहा था कि आपने इतनी सेवा की है, जो मौका मिला है आगे बिहार और देश बढ़ेगा। बिहार के सब काम हो ही जाएंगे, जो काम बचा है वो भी हो जाएगा। लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हमको पूरा भरोसा है। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है। बस जो नीतीश ने मानो कहा वही हुआ भी। बिहार को नई सड़क पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। इससे पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। बोधगया, वैशाली और दरभंगा को भी एक सड़क परियोजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। पर्यटन के नक्शे पर बिहार को आगे लाने के लिए महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसी तरीके से कई और काम भी किए जाएंगे और ठीक इसी तरीके से अमरावती डेवलपमेंट के लिए आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ देने का ऐलान बजट में किया गया है। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు. ఇది ఆక్సిజన్ మాత్రమే, ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. ఇక్కడి నుంచి మనం కూడా కష్టపడాలి. మనం కష్టపడాలి, కేంద్రం సహకరించాలి. ఈ రెండు తీసుకొని మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరిగా దశ ఈరోజు మీరు చూస్తే కేంద్రం కూడా ఒక బడ్జెట్ పెట్టారు. अब जरा गौर करिए, क्योंकि बात तो गौर करने वाली है कि वित्त मंत्री के भाषण में भी उन्हीं राज्यों का जिक्र ज्यादा रहा जहां से बीजेपी को सरकार बनाने की ताकत मिली। वित्त मंत्री के भाषण में 18 बार राज्यों शब्द का जिक्र आता है। जिस बिहार से नीतीश कुमार ने बड़ी जीत हासिल करके 12 सीटें खुद जीती और एनडीए को बहुमत के करीब पहुंचाया, उस बिहार का 11 बार नाम बजट भाषण में आया। टीडीपी की 16 सीट वाले आंध्र प्रदेश का नाम 5 बार आया। 21 में से 20 सीटें देने वाले ओडिशा का 4 बार नाम इसमें शामिल रहा। और इसके बाद विपक्ष बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में स्पेशल अटेंशन पर इसे सरकार का मजबूत नहीं बल्कि मजबूर बजट बताने लगा। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक ने सरकार पर निशाना साधा है। जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? Directionless, anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. এই বাজেট টোটাল anti-people and anti-poor. এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়, জনগণের বাজেট নয়, জনসাধারণের বাজেট নয়।
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले बिहार के लिए मोदी राज के बजट में साल 2014 में बोध गया में IIM का ऐलान हुआ था। 2015 में दरभंगा में एम्स का ऐलान हुआ था। अब 2024 में जाकर एक बड़ा पैकेज दिया गया है। लेकिन यहां पर एक बात साफ कर दें कि विपक्ष जैसा कि कह रहा है कि सब कुछ इन्हीं दोनों राज्यों को मिला, वो बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि 2014 से लेके 2015 फिर 2024 में जो ऐलान किए गए, बिहार को क्या कुछ मिला उस पर एक नजर आप जरूर डालिएगा। 2014 में बोध गया में IIM का ऐलान बजट में किया गया, फिर दरभंगा में एम्स का ऐलान कर दिया गया और साल 2024 में आते आते बड़े ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से बजट के ऐलान के दौरान शामिल किए गए। अब जो बात विपक्ष कह रहा है उसका तोड़ क्या है, उसका काउंटर क्या है? क्योंकि जो इस बार का बजट है वो कुल मिलाकर 48.21 लाख करोड़ रुपए था और इनमें से बिहार और आंध्र प्रदेश को कुल 73,900 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है, जो कि कुल बजट का 1.5% होता है। और वहीं पर विपक्ष अगर इस एलोकेशन को इस नजर से देख रहा है कि ये सरकार में बीजेपी के सहयोगी दल हैं और इसीलिए इन्हें इतना ज्यादा मिला है, तो कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि साल 2004 से 2005 के बजट में यूपीए सरकार ने अपने बजट का कुल 3% हिस्सा सिर्फ अपने सहयोगी दलों की राज्य सरकारों को दिया था। यानी कि यहां पर अगर 1.5% की बात करें तो वहां पर इसका 2 गुना यानी कि 3% बजट दिया गया था। यह है एनडीए और यूपीए के बजट में डिफरेंस इन परसेंटेज और पलड़ा भारी है यूपीए सरकार के दौरान पेश किए गए बजट का। यहां पर यह बात भी समझनी होगी कि जो विपक्ष केंद्र में नीतीश कुमार को सब कुछ दिए जाने का शोर मचा रहा है, वही विपक्ष बिहार में नीतीश कुमार को मिले हुए पैकेज को झुनझुना भी बता दे रहा है। बिहार को मिला क्या है? बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुनझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। अब यहां पर सवाल यह है कि जिस बिहार को 58,000 करोड़ से ज्यादा के ऐलान पर पूरे देश में हो हल्ला है कि अरे बजट में तो बिहार की बहार है, उसे ही बिहार में विपक्षी नेता क्यों सौगात मान नहीं रहे हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि बिहार की लंबे समय से चली आ रही स्पेशल स्टेटस की मांग पूरी नहीं हो सकी। खुद नीतीश कुमार कई बार राज्य को स्पेशल स्टेटस देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी ये मांग पूरी नहीं की और सरकार के साथ होने के बाद भी नीतीश कुमार की ये मांग ठुकरा दी गई। यानी कि इस बजट को विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक सियासी लेंस से देख रहा है, क्योंकि अगर सच में खामियों की बात की जाए तो देश में बीते 2 दशक में आए हुए बजट को भी आप एक फोल्डर में रखें और कंट्रोल F टाइप करके भी मिडिल क्लास के लिए कुछ ढूंढेंगे तो वहां पर मिडिल क्लास के लिए फायदा नॉट फाउंड ही नजर आएगा। यानी कि किसी भी सरकार के बजट में मिडिल क्लास को सीधे तौर पर वो राहत नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी, जिसकी वो उम्मीद करता है। मिडिल क्लास जो कि एक सैलरीड क्लास होती है, वो सिर्फ पैसा, क्रेडिट और डेबिट के मैसेज के बीच ही फंस कर रह जाता है। उसे आप एक ग्राफिक के जरिए समझिएगा जहां पर आपको नजर आएगा टैक्स स्लैब, और इस टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली है। यानी जिसको आप आम भाषा में कहें तो 19-20 का फर्क है, और हकीकत कुछ ऐसी है कि सिर्फ एक उदाहरण के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि आप 15 लाख वाले टैक्स स्लैब में आते हैं तो सैलरी क्रेडिट होते ही 30% डायरेक्ट टैक्स दे दीजिए। अब इसके बाद जो पैसे आपके पास बचे हैं उसे किसी तरीके से आप खर्च कर रहे हैं,
उसे भी समझ लीजिए। मान के चलिए कि अगर आप अपना बेसिक खर्चा कर रहे हैं तो 12% टैक्स दे दीजिए। फिर अगर आप कुछ फैंसी खर्चा करना चाहते हैं तो 18% टैक्स दे दीजिए। और अगर उससे भी ज्यादा कुछ फैंसी या फिर लग्जूरियस एक्सपेंस आप करना चाहते हैं तो 28% टैक्स दे दीजिए। और अगर आप ये मान लीजिए कि आप खर्चे से हटकर कुछ पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं सेविंग सोचकर, तो दो ही चीजें होंगी, लाभ होगा या नुकसान होगा। अगर नुकसान होता है तो वो भी आपका होगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर लाभ हो जाता है तो वो लाभ बहुत कम समय में हुआ है तो 20% टैक्स दे दीजिए। अब फिर आप मान लीजिए कि लाभ आप लंबे निवेश से करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करते हैं, तब भी 12.5% टैक्स आप दे दीजिए। यानी कि अब आप इसको जोड़ते चलिए, बस आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन सीधे दे दीजिए 30% डायरेक्ट टैक्स आपकी सैलरी क्रेडिट होने के साथ। अब बचे पैसों का आप सोचेंगे भाई मैं क्या करूं, आप सोचेंगे कुछ खर्चा कर लेते हैं, कुछ शौक पूरे कर लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। तो आप अलग अलग तरीके के खर्चे कर सकते हैं। मानिए आप बेसिक खर्चा करते हैं, कुछ फैंसी या ज्यादा फैंसी करते हैं तो 12% टैक्स बेसिक में, कुछ फैंसी में 18% टैक्स, और ज्यादा फैंसी अगर आप करते हैं तो 28%। अब इनको भी जोड़ लीजिए। अब फिर आप सोचे कि चलिए खर्चा हो रहा है, कहीं इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, काम आएगा आगे। तो आप निवेश में जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप निवेश करते हैं तो अगर आपने उसमें पैसे कमा लिए, हाँ मान के चलिए आपने कमा दिए, जल्दी पैसा अगर आपने कमा लिया है तो 20% टैक्स दे दीजिए फटाफट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपने कमाया है तो 12.5% टैक्स तब भी देना होगा। और अगर आपने कुछ नहीं कमाया है और आपका मान के चलिए उस इन्वेस्टमेंट से नुकसान हो गया है तो वो नुकसान अपनी जेब में रख लीजिए, मतलब वहां पर भी आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। और ये जो ग्राफिक है ये मिडिल क्लास की एक्चुअल सिचुएशन, उनकी स्थिति है क्या, उसको बहुत साफ तरीके से रखता है। अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पर, यानी कि इस पूरी बात को जो मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाई, जिससे आपका कुछ दिल भी दुखा होगा, लेकिन इसका लब्बो लबाब कुछ ये कहता है कि मिडिल क्लास आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, बोले तो किससे बोले। और आज हर सरकार को, हर दल को इस क्लास के बारे में भी सोचना होगा जो सिर्फ क्रेडिट और डेबिट के बीच अपनी जिंदगी जी रही है। वो सवाल नहीं करती क्योंकि दिन भर तो वो काम कर रही होती है, जीडीपी में योगदान भी देती है और रात में अपनी उन्हीं समस्याओं को तकिए के साथ लगाकर सो जाती है और अगले दिन फिर उससे जूझने के लिए तैयार खड़ी हो जाती है।